नमस्कार दोस्तों, मैं सत्य मिश्रा और आप देख रहे हैं टीच ही लर्नर्स का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कह सकते हैं ये प्रश्न आपके एग्जाम में आपको जरूर देखने के लिए मिल सकते हैं। परीक्षा से पहले एक बार इन सभी प्रश्नों को जरूर देखें। दोस्तों, 7 जुलाई को जिनका पेपर है उनके लिए सभी प्रश्न जो है वो महत्वपूर्ण है और एग्जाम से पहले एक बार सभी प्रश्नों को जरूर देख के जाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं अभी क्लास का पहला प्रश्न। दोस्तों, पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे, यदि भाषा सीखना एक स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं है, क्या यदि भाषा सीखना एक स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं है तब निम्नलिखित में से सबसे उचित विकल्प होना चाहिए। तब इसमें से सबसे उचित विकल्प जो है वो क्या है? भाषा प्रयास से सीखी जाती है, भाषा एक प्रणाली है, भाषा अपने आप में अद्वितीय है, भाषा में सदैव बदलाव होता रहा है। तो यहाँ पे बात करें तो भाषा अर्जन, देखिए अर्जन और भाषा अर्जन, तो अर्जन यह प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य ज्ञान को बूझने और समझने के साथ साथ शब्दों और वाक्यों को संप्रेषित करने और उपयोग करने की क्षमता जो है वो प्राप्त करता है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं दोस्तों कि जो भाषा होती है स्वाभाविक प्रक्रिया, भाषा जो होती है भाषा प्रयास से सीखी जाती है, स्वाभाविक प्रक्रिया से संबंधित नहीं है। तो भाषा जो है प्रयास से सीखी जाती है, भाषा एक प्रणाली है, भाषा अपने आप में अद्वितीय है और भाषा में सदैव जो है बदलाव हो रहा है। तो भाषा अर्जन इस प्रक्रिया में बालक जो होता है सुनकर बोलकर भाषा को ग्रहण करता है तथा निरंतर जो है परिमार्जन करता रहता है। भाषा सीखने की प्रक्रिया में भाषा अर्जन की प्रक्रिया जो है सबसे महत्वपूर्ण होती है। सीखी हुई भाषा को समझने की क्षमता अर्पित करना तथा उसे दैनिक जीवन में उपयोग में लाने को भाषा अर्जन कहते हैं। और अर्जन में समानता अनुकरण की जो प्रवृत्ति होती है वो दिखाई देती है। तो भाषा जो होती है भाषा प्रयास से सीखी जाती है, भाषा अर्जन के माध्यम से बालक जो होता है अनुकरण द्वारा प्रथम भाषा सीखकर अपनी बातों को बोलचाल अर्थात घर की भाषा में आसानी से अभिव्यक्त जो है कर पाता है। भाषा अर्जन एक सहज एवं स्वाभाविक प्रक्रिया है। बिल्कुल, भाषा जो है एक सहज एवं स्वाभाविक प्रक्रिया है जिसे बच्चे घरेलू परिवेश में भाषा के नियमों को आसानी से आत्मसात करते हैं और बच्चे भाषा को सहज और स्वाभाविक रूप से सीखते हैं। भाषा अर्जन के माध्यम से बालक जो है अनुकरण करना तथा प्रथम भाषा सीखकर अपनी बातों को बोलचाल अर्थात घर की भाषा में आसानी से अभिव्यक्ति जो है वो कर पाता है। भाषा अर्जन प्रक्रिया के माध्यम से बच्चे अनुकरण द्वारा भाषा सीखकर अपनी बातों को अभिव्यक्ति करते हैं या दूसरे के समक्ष अपनी बातों को रखने में सक्षम हो पाते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो भाषा सीखी जाती है, भाषा प्रयास से सीखी जाती है, स्वाभाविक प्रक्रिया से संबंधित नहीं है। बिल्कुल, तो यहाँ जो भाषा है वो किससे सीखी जाती है? भाषा जो है प्रयास से सीखी जाती है। और इसमें से आपको बताना था स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं है, भाषा जो है स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं है, किसके द्वारा सीखी जाती है? प्रयास के द्वारा सीखी जाती है। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न में चलते हैं। सभी प्रश्न आपकी परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। दोस्तों आप भी कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके द्वारा कितने प्रश्न जो है वो सही हो पा रहे हैं। तो यहाँ पर दूसरा प्रश्न है कि भाषा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? भाषा के संबंध में कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है? यहाँ पे कि भाषा की भाषिक विविधता एक जटिल चुनौती है, बहुभाषिता बच्चे की अस्मिता का निर्माण करती है, भाषाएं आपस में संपर्क संवाद करती हैं, भाषा की विविधता एक समस्या है। तो इसमें से कौन सा कथन सही नहीं वो बताना है आपको। तो बहुभाषी कक्षा, बहुभाषिता, देखिए दोस्तों भाषा के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो बहुभाषिता कक्षा से तात्पर्य है कि ऐसी कक्षा जिसमें 2 या 2 से अधिक प्रकार की बोली जो है वो बोली जाती है और उसमें बोली जो है भाषा से संबंधित जो है छात्र उपलब्ध होते हैं, उन्हें अपनी अपनी भाषा में बोलने के अवसर की उपलब्धता हो, अथवा अर्थात कह सकते हैं कि एक ऐसी कक्षा जो 2 से अधिक मातृभाषाएं बोलने वाली छात्रों की उपलब्धता के साथ उन्हें अपनी अपनी बातों में बोलने के अवसर की उपलब्धता हो, बहुभाषी कक्षा कहलाती है। भारत एक बहुभाषी देश है। भारत की भाषिक विविधता एक जटिल चुनौती है किंतु भाषा की विविधता एक समस्या नहीं है। तो भाषागत देखिए बहुभाषिता बच्चे की अस्मिता का निर्माण करती है, बिल्कुल सही है। भारत की भाषिक विविधता एक जटिल चुनौती है, ठीक है, ये भी सही है। तो बहुभाषिता बच्चे की अस्मिता का निर्माण करती है। बहुभाषिता पर कई अध्ययन हुए और उससे स्पष्ट हुआ कि बहुभाषिता समाज में संप्रेषण को बाधित करने के बजाय सहायता प्रदान करती है। वहीं बच्चों की गृह भाषा के प्रयोग का सम्मान देती है और बच्चों को उनकी गृह भाषा में कहने और सुनने या बोलने की पूरी आज़ादी देती है। बहुभाषिक बच्चों की वैचारिक क्षमता अन्य बच्चों की तुलना में अच्छी होती है। भाषाएं आपस में समग्र संवाद करती हैं, बिल्कुल सही है
कि और बता दें कि कक्षा में विभिन्न भाषाओं का प्रयोग करना सांस्कृतिक आदान प्रदान का भी माध्यम होता है। कक्षा में बच्चे अलग अलग भाषाई सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से आते हैं। कक्षा में सभी बच्चों की भाषा को उचित स्थान देना ही बहुभाषिता कहलाता है। बहुभाषिता बच्चे की अस्मिता का निर्माण करती है। बहुभाषिता पर हुए कई अध्ययनों से दोस्तों पता चला कि बहुभाषिता बच्चों की संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास और विस्तृत चिंतन एवं बौद्धिक उपलब्धियों के स्तर को बढ़ाती है। बिल्कुल, भाषा के साथ कौन सा कथन सही नहीं है? तो भाषा की विविधता एक क्या है, समस्या है, यही नहीं है, बल्कि आपकी भाषागत विविधता की अगर हम बात करें तो भाषागत विविधता जो होती है एक प्रकार से भाषाएं आपस में समर संवाद करते हैं। भाषा विविधता जो है बच्चों के अस्मिता का निर्माण करती है। बिल्कुल, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न संख्या यहाँ पे नेक्स्ट है और इसमें दोस्तों है कि 5वीं कक्षा के सुहानी जो है पांचों किन्न है, आंखें दोनों आदि शब्द लिखती है। आप सुहानी के लेखन क्षमता के बारे में क्या कहेंगे? सुहानी दोस्तों क्या करती है कि वे पांचों किन्हें, आंखें दोनों आदि शब्द लिखती है। आप सुहानी के लेखन क्षमता के बारे में क्या कहेंगे? वह अनुनासिक चिन्ह का प्रयोग बिल्कुल नहीं जानती है। वह अनुनासिक चिन्ह के प्रयोग के प्रति सजग है। वह अनुनासिक चिन्ह के प्रयोग के प्रति लापरवाह है। वह अनुनासिक चिन्ह के नियम का अति सामान्यीकरण करती है। तो सामान्यीकरण द्वारा बच्चे एक जैसी चीज़ों को कुछ आधारभूत नियमों के आधार पर आत्मसात करते हैं। तो सामान्यीकरण, देखिए दोस्तों यहाँ पे सुहानी अनुनासिक चिन्हों के नियम का अति सामान्यीकरण करती है। बिल्कुल सही है, क्योंकि अति सामान्यीकरण से होता क्या है? तो सामान्यीकरण द्वारा बच्चे एक जैसी चीज़ों को कुछ आधारभूत नियमों के आधार पर आत्मसात करते हैं। सामान्यीकरण की प्रवृत्ति जब अति सामान्यीकरण में बदल जाती है तब यह भाषा दोष का रूप ले लेती है। अतः बच्चे जब एक ही नियम को हर जगह प्रयोग करने लगते हैं तो उनके भाषा प्रयोग में त्रुटियां होने लगती हैं। बिल्कुल, जैसे बात करें यहाँ पे तो बच्चे द्वारा अनुनासिक चिन्हों के नियमों का अति सामान्यीकरण कर लिया जाना, इसलिए वे हर शब्द में अनुनासिक चिन्ह का गलत प्रयोग करते हैं। बिल्कुल, यहाँ पे दोस्तों बता दें आप सभी को कि सुहानी अनुनासिक चिन्हों के नियम का अति सामान्यीकरण करती है। अगला प्रश्न, अब इस प्रश्न में पूछा रहा है कि पियाजे के अनुसार भाषा का विकास जो है से डैश से या डैश तक होता है। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि पियाजे के अनुसार भाषा का विकास डैश से डैश तक होता है। निजी से व्यक्तिगत, निजी से सामाजिकृत, आत्म केंद्रित से सामाजिकृत और सामाजिक से आत्म केंद्रित। तो जीन पियाजे जो कि एक स्विट्जरलैंड की एक मनोवैज्ञानिक है, बालकों में बुद्धि का विकास किस प्रकार से होता है जानने की उनकी अपनी स्वयं के बच्चों को अपनी खोज का विषय बनाया। बच्चे जैसे जैसे बड़े होते गए उनके मानसिक विकास संबंधित क्रियाओं का वे बड़ी बारीकी से अध्ययन करते रहे और इन सब अध्ययन के परिणाम स्वरूप उन्होंने जिन विचारों को प्रतिपादन किया उन्हें पियाजे के मानसिक या संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल, पियाजे के अनुसार बच्चे के समग्र भौतिक विकास के लिए भाषा सबसे महत्वपूर्ण पहलू होती है। तो धीरे धीरे उनका कहना है कि उन्होंने स्पष्ट कहा है कि पहले बच्चा सरल प्रत्ययों के माध्यम से सीखता है, परंतु जैसे जैसे बच्चा जो है बड़ा होता है कठिन से कठिन प्रत्ययों को ग्रहण करने लगता है और उनके लिए उपयुक्त वातावरण की आवश्यकता होती है। पूर्ण संक्रियात्मक अवस्था के दौरान बच्चों में आत्म केंद्रित सोच होती है और आत्म केंद्रित जो सोच होती है 3 से लेकर 5 वर्ष तक बच्चे को माना जाता है। अन्य लोग बच्चों को वैसा ही देखते हैं, सुनते हैं और महसूस करते हैं जैसा वह करता है। धीरे धीरे आय में वृद्धि के साथ वे दूसरों व्यक्ति के दृष्टिकोण या उनकी बातों को समझने में सक्षम होने लगते हैं और भाषा व विचार आत्म केंद्रित से सामाजिक ओर होने लगता है। बिल्कुल, आत्म केंद्रित से सामाजिक ओर। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा की कक्षा में सबसे अधिक प्रभावकारी शिक्षण विधि है? भाषा की कक्षा में सबसे प्रभावकारी शिक्षण विधि कौन सी है? शुद्ध उच्चारण पर बल देना, पुस्तक की पाठ्य सामग्री को सस्वर पढ़ना, शुद्ध उच्चारण तथा भावों के साथ पढ़ने पर बल देना, शिक्षार्थियों की रुचि की विषय पर चर्चा करना तथा विषय वस्तु संबंधित शब्द संपदा पर ध्यान देना। बिल्कुल, बता कि भाषा होती क्या, जान लीजिए कि भाषा मुख से उच्चारित होने वाली वह ध्वनि जिसका प्रयोग मनुष्य जो होता है अपने मन के विचारों का आदान प्रदान करने के लिए करता है। बात करें तो वार्तालाप द्वारा आसानी से भाषा सीखी जा सकती है, अर्थात बच्चे की भाषाई क्षमताओं की वृद्धि में बच्चों की परस्पर बातचीत जो होती है सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। जो बच्चे एक दूसरे से परस्पर बातचीत करते हैं और भाषाई क्षमताओं के वृद्धि या विकास के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। छोटे बच्चों से बातचीत का आरंभ ऐसे करना चाहिए कि वे उसमें सहजता से शामिल हो सकें। बातचीत का आरंभ उनसे उनके खिलौनों, घर के सदस्य, भाई बहन, आसपास पड़ोस अथवा दोस्तों के बारे में पूछकर किया जा सकता है। बिल्कुल,
बच्चे अपने बातों और विचारों को खुलकर अभिव्यक्त करेंगे। बच्चे अपने अनुभवों को प्रभावशाली ढंग से अपने सहपाठियों के बीच रख पाएंगे। बालक पहले बात को ध्यान से सुनता है, उसे समझता है तथा उसके बाद उस पर अपनी प्रतिक्रिया जो है वो व्यक्त करता है। तो यह कह सकते हैं कि शिक्षार्थियों की रुचि के विकास पर चर्चा करना तथा विषय वस्तु से संबंधित शब्द संपदा पर ध्यान देना। बिल्कुल, विद्यार्थियों के रुचि के विषय में अगर उनसे चर्चा करेंगे और फिर वो अपनी चीज़ों को सही ढंग से रख पाएंगे। ठीक है, तो बच्चे अपने बातों को विचारों को खुलकर अभिव्यक्त कर पाएंगे। बिल्कुल, इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट जवाब होगा। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है यहाँ पे दोस्तों पूछा गया, भाषा की कक्षा में शिक्षार्थी काबुलीवाला की कहानी पढ़ते हैं। किसकी? काबुलीवाला की जो है कहानी उसको यहाँ पे पढ़ते हैं और बाद में उन्हें कहानी के कुछ दृश्यों की पृष्ठभूमि से संबंधित चित्रात्मक सामग्री व संक्षिप्त वर्णन दिया जाता है। चित्रों में वर्णित या दो दृश्यों का कुछ शिक्षार्थियों द्वारा अभिनय किया जाता है। शिक्षार्थी अभिनय किए गए दृश्यों को देखते हैं, यह प्रतिक्रिया क्या कहलाती है? अवलोकन करना। बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पे भाषा की कक्षा में शिक्षार्थी जो है काबुली की कहानी को पढ़ते हैं, बाद में उस कहानी को कुछ दृश्य की पृष्ठभूमि से संबंधित चित्रात्मक सामग्री और संक्षिप्त वर्णन जो है उनको दिया जाता है और चित्रों में वर्णित या दो दृश्यों को कुछ शिक्षार्थी द्वारा अभिनय जो है वो किया जाता है। बिल्कुल, शिक्षार्थी अभिनय किए गए दृश्यों को देखते हैं और क्या कहलाता है? अवलोकन, संदर्भीकरण या संज्ञानात्मक उपागम या सहयोग। तो दोस्तों क्या कहलाता है? अवलोकन कहलाता है। अवलोकन का अर्थ होता है ध्यान से देखना और अपने नियमित जीवन में बहुत सी वस्तुएं स्थितियां देखने हैं और अवलोकन की प्रक्रिया में प्रेक्षक अपने सभी संवेदी अंगों का एकीकृत रूप से उपयोग जो है वो करता है। तो पर्यवेक्षक एक निश्चित उद्देश्य के लिए अपने आसपास की दुनिया के संबंध में जानकारी जो है वो भी प्राप्त करता है। तो अवलोकन विधि क्या होती है? आंकड़े संग्रह के लिए उपयोग की जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण और प्रामाणिक विधियों में से एक विधि है। इसमें करता क्या है कि पर्यवेक्षक या जो देखने वाला होता है लोगों को व्यक्तिगत रूप से और साथ के समूहों में बातचीत करते हैं, चर्चा करते हैं और व्यवहार करते हुए देखते हैं और यह विधि समूह की अंतर्दृष्टि को स्वाभाविक रूप से जानने का जो है अवसर देती है, क्योंकि पर्यवेक्षक जो होता है लोगों को यह महसूस नहीं होने देता है कि वे अवलोकन में इसलिए स्वाभाविक रूप से कार्य करते हैं जिसका गुणात्मक अवलोकन होता है। तो बिल्कुल दोस्तों यहाँ पे अवलोकन करने की बात की जा रही है। अगला प्रश्न है और अच्छा प्रश्न है दोस्तों कि पराभाषा विज्ञान की जागरूकता है। व्यक्ति की योग्यता जो केवल भाषा को समझने पर ही नहीं निर्भर है। व्यक्ति की संप्रेषण करने की योग्यता, व्यक्ति की भाषा पर प्रतिक्रिया तथा उसके कार्य के प्रति समझ बनाने की योग्यता, व्यक्ति की अनेक भाषाओं में पढ़ने तथा लिखने की योग्यता। तो पराभाषा विज्ञान की जागरूकता क्या होती है? तो भाषा विज्ञान दोस्तों होता क्या, जान लीजिए कि भाषा विज्ञान भाषा का अध्ययन है। भाषा कैसे काम करती है, इसे कैसे प्राप्त किया जाता है और लोग इसका संवाद करने के लिए किस प्रकार से इसका उपयोग करते हैं और भाषाविद कई भाषाओं को बोलने और समझने की क्षमता रखने के बजाय भाषा के काम करने के तरीके के बारे में अधिक जानते हैं। तो पराभाषा विज्ञान क्या है? परा का अर्थ होता है दूसरों की, अर्थात पराभाषा विज्ञान अन्य व्यक्तियों के मध्य भाषा की अवधारणा कैसे काम करती है या अर्थ देती है से संबंधित है। कह सकते हैं कि व्यक्ति भाषा पर प्रतिक्रिया तथा उसके कार्य के प्रति समझ बनाने की जो योग्यता होती है वो क्या कहलाती है? पराभाषा विज्ञान। व्यक्ति की भाषा पर प्रतिक्रिया, ठीक है, तो कह सकते हैं कि व्यक्ति की भाषा पर प्रतिक्रिया तथा उसके कार्य के प्रति समझ बनने की योग्यता पर पराभाषा विज्ञान की जागरूकता है। तो व्यक्ति की भाषा पर प्रतिक्रिया तथा उसके कार्य के प्रति समझ बनाने की जो योग्यता पराभाषा विज्ञान की जागरूकता है। बिल्कुल, चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत भारत सरकार के इस कार्यक्रम का उद्देश्य शिक्षार्थियों में भाषाओं को बढ़ावा और भाषिक सामंजस्यता को पोषित करना है। तो यहाँ पे बता दें आप सभी को कि भाषा अधिगम के लिए बहुभाषावाद, त्रिभाषा सूत्र, भाषा संगम या सभी के लिए भाषा। तो ये भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत भारत सरकार के द्वारा कोई कार्यक्रम चलाया गया दोस्तों, जिसका उद्देश्य है शिक्षार्थियों में भाषा को बढ़ावा देना और भाषिक सामंजस्यता को पोषित करना है। तो कौन सा है? भाषा संगम। कौन सा है दोस्तों? भाषा संगम है। यह 22 भारतीय भाषाओं के दैनिक उपयोग में आने वाले बुनियादी वाक्य सीखने के लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत शिक्षा मंत्रालय की एक सबसे बड़ी पहल है और इसे राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद
NCERT द्वारा विकसित किया गया है और इसके पीछे यह विचार है कि लोगों को अपनी मातृभाषा के अलावा किसी अन्य भारतीय भाषा में बुनियादी बातचीत संबंधित कौशल हासिल करना चाहिए और यह दीक्षा ई पाठशाला और 22 पुस्तिकाओं के माध्यम से उपलब्ध है। और बता दें आप सभी को कि एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत भारत सरकार की ये भारत संगम कार्यक्रम का उद्देश्य शिक्षार्थियों में भाषाओं को बढ़ावा और भाषिक सामंजस्य को पोषित करना है। अगला प्रश्न है और इस प्रश्न में पूछा गया दोस्तों, यहाँ पे बता दें आपको कथन दिया गया है, कथन अ और ब पर विचार करना है। कथन है कि भाषा चिंतन प्रक्रिया से जुड़ी हुई है। वहीं बी है कि भाषा संभाषण की संरचना और संभाषण के कार्यों का अभ्यास करने में मदद करती है। तो यहाँ पे हम बात करें तो क्या है कि भाषा जो है भाषा चिंतन प्रक्रिया से जुड़ी हुई है। तो बता दें यहाँ पे आप सभी को कि लेव वाइगोत्स्की का कहना है कि बच्चे बोलते हुए अपने काम को नियंत्रित भी कर सकते हैं। बिल्कुल, वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास में भाषा और चिंतन का प्रमुख स्थान होता है। वाइगोत्स्की का कहना है कि संज्ञानात्मक विकास में भाषा और चिंतन का प्रमुख स्थान है। बाहरी दुनिया से बात करने के लिए पहले बालक भाषा सीखता है और फिर भीतरी संभाषण का प्रारंभ कर लेता है। भीतरी संभाषण के तहत सभी बालक अपने अंदर आत्मसात वार्तालाप की आदत बना लेते हैं और आगे जाकर आत्मचिंतन बुनकर सामने आती है। तो यहाँ पर हम दोस्तों कह सकते हैं कि भाषा चिंतन प्रक्रिया से जुड़ी है। भाषा संप्रासन की संरचना और संभाषण कार्यों का अभ्यास करने में मदद करते हैं। बिल्कुल, दोनों ही सही हैं, ए और बी। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम कह सकते हैं अ और ब दोनों ही सही हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। अब यहाँ पे पूछा गया है कि भाषा अधिगम के लिए पहले से क्या होना आवश्यक है। भाषा अधिगम के लिए पहले से क्या चीज़ें होनी चाहिए या क्या होना आवश्यक है। एक अच्छी पाठ्य पुस्तक, प्रोत्साहन, भाषा के प्रति सकारात्मक सोच, एक अच्छा शिक्षक। तो अधिगम होता क्या है, जान लीजिए कि अधिगम एक प्रकार की प्रक्रिया है, व्यापक प्रक्रिया है, जो अभ्यास और अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार, ज्ञान और कौशल में परिवर्तन को संदर्भित करती है। यह व्यवहार में एक प्रगतिशील परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करती है। बिल्कुल, यह जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया होती है। अधिगम जो है विरासत में नहीं मिलती है, लेकिन भौतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश से प्राप्त निरंतर अंतःक्रिया और प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए जन्म से ही शुरू हो सकता है और यह अंत तक नहीं रुकता। तो यहाँ पर दोस्तों कह सकते हैं कि भाषा अधिगम में सबसे पहले प्रोत्साहन होना आवश्यक है और इसी से जुड़कर नया ज्ञान प्रस्तुत करने में यह जो है ग्राह्य बनता है। तो भाषा अध्ययन के लिए क्या जरूरी है, प्रोत्साहन जरूरी है। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है यहाँ पे दोस्तों कि भाषा लोग हैं, भाषा से व्यक्ति संपर्क बनाते हैं, भाषा से व्यक्ति प्रतिक्रिया देते हैं और यह विचार क्या प्रदर्शित करता है। और यह विचार जो है क्या प्रदर्शित करता है, अंतःक्रियात्मक विचार, संज्ञानात्मक विचार, विधा विचार या व्यवहारात्मक विचार। तो अंतःक्रिया विचार होता क्या है, सबसे पहले आप जानिएगा कि भाषा लोग हैं, भाषा से व्यक्ति संपर्क बनाते हैं और भाषा से व्यक्ति जो है प्रतिक्रिया देते हैं। यह विचार क्या प्रस्तुत करता है, अंतःक्रियात्मक विचार को प्रस्तुत करता है। तो अगर हम बात करें तो अंतःक्रियात्मक विचार होता क्या है, इसे सामाजिक कौशल या लोगों के कौशल या जीवन कौशल के रूप में भी जाना जाता है। लोग के साथ बातचीत और संवाद करना आवश्यक है। एक व्यक्ति जिसके पास मजबूत पारस्परिक कौशल है वह दूसरों के साथ समूह में काम करने में सक्षम होते हैं। वे दूसरों के साथ बेहतर संबंध जो है वो बना सकते हैं। और अंतःक्रियात्मक विचार का महत्व क्या होता है, जान लीजिएगा कि यह अधिक प्रभावी ढंग से संवाद करने में मदद करता है, चाहे वह घर पर हो या कार्यालय में हो। यह लंबे समय तक चलने वाले संबंध बनाने में मदद करता है और यह प्रभावी निर्णय लेने में भी मदद करता है। और अंतःक्रियात्मक विचार की उद्देश्य विचार के उद्देश्य क्या होते हैं, यह लोगों को अपनी गलतियों को स्वीकार करने और सौंपी गई जिम्मेदारियों के प्रति ईमानदारी और जवाबदेही होने के लिए प्रोत्साहित करता है और यह दूसरे व्यक्ति के प्रति सहानुभूति विकसित करता है। यह किसी अन्य व्यक्ति के दृष्टिकोण और विचारों का सम्मान करने से संबंधित होता है। तो कह सकते हैं कि भाषा लोग हैं, भाषा से व्यक्ति संपर्क बनाते हैं, भाषा से व्यक्ति जो है प्रतिक्रिया देते हैं। यह विचार अंतःक्रियात्मक विचार को प्रदर्शित करता है। बिल्कुल, चलिए अगले प्रश्न पे। यहाँ पे प्रश्न संख्या नेक्स्ट है और इस प्रश्न में देखिए दोस्तों क्या पूछा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक बोली को परिभाषित करता है।
व्यक्तियों के समूह अथवा समुदाय की भाषा की वाक विशेषताएं। एक महाद्वीपीय अथवा एक देश अथवा एक राज्य की भाषा। एक क्षेत्र की भाषाओं के भीतर एक भाषा की वाक विशेषताएं। क्षेत्र की लिखित भाषा तथा साहित्य। तो बोली होती क्या है? बोली क्या होती? बोली को समझिएगा कि बोली होती क्या है। बोली किसी भाषा का कोई प्रभेदक शैली रूप न होकर स्वयं भाषा होती है, जो अपने सामाजिक प्रकार में किसी अन्य भाषा पर आश्रित होती है। एक सीमित क्षेत्र में आपसी बोलचाल के रूप में प्रयुक्त होने वाली भाषा बोली कहलाती है, जिसे स्थानीय या क्षेत्रीय बोली भी कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय रूप से क्षेत्रीय या अल्पसंख्यक भाषाओं के लिए यूरोपीय चार्टर के प्रयोजन के लिए क्षेत्रीय या अल्पसंख्यक भाषाएं का अर्थ है कि भाषाएं, ठीक है, पारस्परिक रूप से किसी राज्य के किसी दिए गए क्षेत्र के भीतर उस राज्य के नागरिकों के द्वारा उपयोग किया जाता है, जो राज्य की बाकी आबादी की तुलना में संख्यात्मक रूप से छोटा समूह बनता है और उस राज्य की राजभाषा से बिल्कुल भी अलग होता है। तो कह सकते हैं कि क्षेत्रीय भाषा होती है। सामाजिक बोली व्यक्तियों के समूह अथवा समुदाय की भाषा की वाक विशेषताएं होती हैं। ठीक है, एक क्षेत्र की भाषाओं के भीतर चलिए अगले प्रश्न में। अब अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पे कि भाषा अधिगम के लिए अंतःक्रियात्मक आधारित कार्य कौन सा है? भाषा अधिगम के लिए अंतःक्रियात्मक आधारित कार्य कौन सा है? शिक्षार्थी किसी विषय पर 2 मिनट की एक सिस्टम फोर वाचन करते हैं। शिक्षार्थी किसी चित्र को देखकर मुखरित चिंतन करते हैं। शिक्षार्थी दिए गए विषय पर निबंध लिखते हैं। पठन सामग्री पढ़ने के बाद शिक्षार्थी समूह कार्य करते हैं। बिल्कुल बता दें भाषा अधिगम क्या होता है। तो भाषा अधिगम का अर्थ है भाषा को सीखना। मनुष्य अपने विचारों को अभिव्यक्त करते एवं समाज एवं वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए जिसके द्वारा भाषा क्षमता का विकास करता है वो क्या कहलाती है? भाषा अधिगम कहलाती है। भाषा अधिगम भाषा के विकास का एक भाग है जो एक ऐसी प्रक्रिया को संदर्भित करता है जो कि जीवन में जल्दी शुरू होती है, जिसके द्वारा बच्चे भाषाओं के माध्यम से भावनाओं को समझना और व्यक्त करना शुरू करते हैं। भाषा अधिगम के अंतर्गत अंतःक्रियात्मक आधारित कार्य में पठन सामग्री को सम्मिलित किया जाता है। पठन सामग्री पढ़ने के बाद शिक्षार्थी समूह कार्य करते हैं। तो भाषा अधिगम के लिए अंतःक्रियात्मक आधारित कार्य जो है पठन सामग्री पढ़ने के बाद शिक्षार्थी समूह कार्य जो है वो करते हैं। तो पठन सामग्री पढ़ने के बाद शिक्षार्थी जो है समूह कार्य करते हैं, ये अंतःक्रियात्मक कार्य है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अब यहाँ दोस्तों अगला प्रश्न है और इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भाषाई अभिव्यक्ति का विकार नहीं हो सकता है? स्थानिक मान को समझने में कठिनाई का होना, भाषा की सीमितता का होना, नए शब्दों को सीखने में कठिनाई होना, सही शब्दों की खोज में कठिनाई होना। तो यहाँ पे भाषा विकार की बात की जा रही है। देखिए सबसे पहले दोस्तों आप समझिएगा भाषाई विकार क्या होता है। तो भाषाई विकार से तात्पर्य या उसका मतलब है कि उस अवस्था से जहाँ बच्चों को अपने भावों को या अपने मन के विचारों को दूसरे के समक्ष में रखने में कठिनाई हो। भाषा का संप्रेषण लिखित, मौखिक आदि माध्यमों से होता है और इसलिए विकार भी उसी के आधार पर या उसी के अनुसार होते हैं। तो भाषाई अभिव्यक्ति विकार, देखिए दोस्तों यहाँ पे भाषाई अभिव्यक्ति विकार होता क्या है जानिएगा कि भाषाई अभिव्यक्ति के विकार का भाषा संबंधित वो विकार है जो कि बालक अपने विचारों को अभिव्यक्त करने में बाधा उत्पन्न करते हैं। भाषाई अभिव्यक्ति विकार की निश्चित होते हैं दोस्तों कि संप्रेषण के दौरान प्रति उत्तर देने में कठिनाई होना। अगर बच्चे की भाषाई विकार है तो बच्चा क्या करता है? संप्रेषण के दौरान प्रति उत्तर देने में कठिनाई होगा। भाषा की सीमितता का होना, नए शब्दों को सीखने में कठिनाई होना, वाक्यों के संगठन में कठिनाई, एक शब्द को बार बार दोहराना और सही शब्दों की खोज में कठिनाई होना। तो यहाँ पे बता दें कि स्थानिक मान को समझने में कठिनाई का होना भाषी अभिव्यक्ति का विकार नहीं हो सकता। तो भाषा स्थानीय मान को समझने में कठिनाई होना एक भाषाई विकार का अभिव्यक्ति विकार का लक्षण नहीं है, अभिव्यक्ति विकार नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहीं पे बात करें तो जो आपके भाषाई विकार होते हैं कई प्रकार के होते हैं। तो किसी को लेखन विकार होता है तो जिसे क्या कहते हैं? डिस्ग्राफिया कहते हैं। ये कमी जो लिखने की क्षमता को प्रभावित करती है उसे डिस्ग्राफिया कहते हैं। एक बच्चा जो होता है किसी चीज को पढ़ नहीं पाता है तो या पढ़ने में समस्या होती है तो उसे डिसलेक्सिया कहते हैं दोस्तों। और अगर बच्चा जो है मैथ का कैलकुलेशन करने में असक्षम है तो डिसकैलकुलिया उसे कहेंगे। और कठिन एवं दोषयुक्त बोल तो डिसग्राफिया कहेंगे। ठीक है,
वाक विकार डिस्लेक्सिया कहलाता है। हकलाना एक बोली विकार है जो एक ही शब्द को बार बार दोहराना भाषण के प्रभाव को प्रभावित करता है। हकलाना भी एक तरीके का क्या होता है, विकार होता है। जब बच्चा किसी से संवाद नहीं कर पाता है तो संप्रेषण विकार कहलाता है, अफेजिया कहलाता है। तो कई प्रकार के विकार होते हैं। तो यहाँ पे इस प्रश्न का जो राइट जवाब है कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट होगा। चलिए यहाँ पे अगला प्रश्न है और इसमें पूछा जा रहा है दोस्तों कि कक्षा में विद्यार्थी विषय वस्तु को समझ जाते हैं किंतु वे किसी चर्चा में भाग नहीं लेते हैं, उन्हें भाषा की कौन सी कठिनाई है? संप्रेषण संबंधी, अभिव्यक्ति संबंधी, ग्राह्यता संबंधी या उच्चारण संबंधी? तो बच्चा जो होता है कक्षा में विषय वस्तु को तो बिल्कुल समझ आता है लेकिन चर्चा करने के दौरान भाग नहीं ले पाता है। तो बता दें आप सभी को कि यहाँ पे यदि बालक इस प्रकार के समाज या चर्चा में भाग नहीं लेते हैं तो अभिव्यक्ति संबंधी कठिनाई होती है, मतलब अभिव्यक्ति दोष है उसमें।